जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल 16 दिसंबर को शिक्षक संकुलों के लिए एक खास यूट्यूब सेशन का संचालन हुआ था, जिसमें जो भी उन्होंने बताया उसका पीडीएफ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की गोष्ठी के जो मुख्य बिंदु रहे हैं वो हैं उपचारात्मक शिक्षण एवं गुणवत्ता यूनिट से संबंधित इनिशिएटिव। दूसरा, शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022, उपचारात्मक शिक्षण की समझ और प्रभावी क्रियान्वयन। और चौथा, उपचारात्मक शिक्षण में प्रधानाध्यापकों की भूमिका। पूरा फोकस उपचारात्मक शिक्षण पर था। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जो पहला बिंदु है, उपचारात्मक शिक्षण एवं गुणवत्ता यूनिट से संबंधित इनिशिएटिव। इसमें क्या है उपचारात्मक शिक्षण, क्यों है और कैसे होगा उपचारात्मक शिक्षण, ये 3 बिंदु पर डिस्कशन किया गया। दूसरा बिंदु था शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक। इसमें ये आप आदेश देख सकते हैं, पहले भी मैं ये आदेश आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। 25 नवंबर का है ये। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का विद्यालयों में रिमेडियल टीचिंग के संचालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। ये सभी दिशा निर्देश इसमें हैं। इसमें ये भी बताया गया था कि 300 रुपये अब प्रति शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिलेंगे टीएलएम निर्माण के लिए। 25 नवंबर 2021 को मार्च 2022 तक स्कूलों में उपचारात्मक शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक दिशा निर्देश साझा किए गए थे और आशा है कि कक्षाओं में शिक्षण इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा होगा। ये 25 नवंबर का आदेश है। इस समय में हर शिक्षक के 2 दायित्व हैं। पहला, बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करना ज़रूरी है। दूसरा, 100% बच्चों को साथ लेकर चलें। कक्षा 1 से 3 में बुनियादी भाषा पर अत्यधिक जोर है। सक्रिय रूप से प्रिंटरेज और टीएलएम सामग्री का लाभ उठाएं एवं प्रतिदिन 40 मिनट रीडिंग टाइम सुनिश्चित करें। कक्षा 4 से 8 में बुनियादी दक्षताओं में महारत हासिल करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराएं। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाई जाएं। जो पढ़ाया है उसको बच्चे दोहराएं और कक्षा स्तर पर आसान आकलन की तकनीकों की प्रगति देखें। और संघर्षरत विद्यार्थी यानी जिनको समझने में कठिनाई हो रही है उन्हें टीचर अपना सहयोग दें। प्राथमिक विद्यालयों में विभाग द्वारा भेजे गए टाइम टेबल का पालन हो। शैक्षिक योजना नवंबर 2021 से मार्च 2022 में कक्षा 1 के लिए बुनियादी भाषा एवं गणित प्रशिक्षण कार्य है। इसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करना है। पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका, साथ ही प्रिंटरेज सामग्री सहज पुस्तिका 1 का प्रयोग होना है। इसके बाद कक्षा 2 एवं 3 के लिए भी उपचारात्मक बुनियादी भाषा एवं गणित पर शिक्षण कार्य होना है। समृद्ध मॉड्यूल, उसमें वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का उपयोग, प्रिंटरेज सामग्री सहज पुस्तिका में 1, 2 और 3 का उपयोग किया जा सकता है। संघ में कक्षा 4 और 5 के लिए कक्षा में भाषा एवं गणित में उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता देनी है। पाठ्य पुस्तक एवं नवीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करना है और अन्य विषयों पर भी ध्यान देना है। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा एवं गणित का उपचारात्मक शिक्षण, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का प्रयोग, पाठ्य पुस्तिका नवीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग और अन्य विषयों पर ध्यान देना शुरू करना है। इसके बाद आगे देखिए, बच्चों को रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से सीखने की गति में तारतम्यता लाना। सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्वतः प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चों में हुए लर्निंग लॉस को कम किया जा सके और ये लक्ष्य हमें सबको मिलकर हासिल करना है। आज की गोष्ठी का जो तीसरा मुख्य बिंदु था, उपचारात्मक शिक्षण की समझ और प्रभावी क्रियान्वयन। इसमें अतिथि वक्ता दानु सेन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर विक्रमशिला हैं, इनका टॉपिक था गणित के लिए उपचारात्मक शिक्षण की तकनीक, रिमेडियल टीचिंग, शिक्षा संदर्भ, कक्षानुरूप आवश्यकता और कार्य, बुनियादी गणित और रिमेडियल टीचिंग। कक्षा प्रक्रिया में रिमेडियल कक्षा के लिए समूह कैसे बनाएं, समूह की आवश्यकता क्यों है, बच्चों के समूह का बदलाव कैसे करें, समूह के अनुसार बच्चे का आकलन कैसे करें, शिक्षण उद्देश्य कैसे बनाएं, सभी बच्चों की प्रतिभागिता कैसे सुनिश्चित करें, उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहित करें। कक्षा प्रबंधन बहुस्तरीय और बहुग्रेड, किसी एक कक्षा अलग अलग स्तर के बच्चों की आवश्यकता अनुसार किस प्रकार कार्य करें, क्या बच्चों को एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के अनुसार बैठाएं, क्या बच्चों को अपने स्तर के बारे में जानना चाहिए।
शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे से शिक्षण कैसे सुनिश्चित करें, सीखने के लिए आकलन कैसे करें। कक्षा प्रबंधन में दैनिक शिक्षण कार्य योजना, किस प्रकार की गतिविधि कराना है, हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, कार्यपत्रक और अन्य उपलब्ध संसाधन का उपयोग क्यों और कैसे करना है, ये कार्य योजना बनानी है। अभिभावकों की भूमिका में अभिभावकों को घर में एकेडमिक सहयोग के लिए जोड़ें। अभिभावकों को सुझाव कैसे दें, अभिभावकों के सहयोग और जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की कार्यविधि या रणनीति अपनाएं। अतिथि वक्ता सत्र में दूसरे सत्र में रमेश चंद्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, टॉपिक भाषा के लिए उपचारात्मक शिक्षण की तकनीक। उपचारात्मक शिक्षण के प्रभाव को अधिकतम कैसे करें। बच्चों के घर पर सीखने और उनकी नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावक के साथ संवाद कला। कक्षा में आकलन के आधार पर बच्चों के लिए रिमेडियल शिक्षण प्रकार। नियमित तौर पर बच्चों के सीखने का आकलन, जो बच्चे पीछे हैं उन्हें विशेष रूप से मदद करना। भाषा के लिए उपचारात्मक शिक्षण की संरचना क्या है। पहला है भाषा के सभी कौशलों पर व्यवस्थित तरीके से कार्य। दूसरा, पहले मौखिक भाषा पर कार्य करें। तीसरा, फिर बच्चों को डिकोडिंग और पठन कौशल पर कार्य करें। चौथा, लेखन कौशल पर मौखिक भाषा और डिकोडिंग के साथ कार्य करें। और पांचवा, बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव के जरिए उत्साहवर्धक माहौल बनाए रखें। आज की गोष्ठी का जो अगला मुख्य बिंदु था वो है उपचारात्मक शिक्षण में प्रधानाध्यापकों की भूमिका। प्रधानाध्यापकों की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिमेडियल टीचिंग में। अब आप सोचिए, आप एक पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं और आपका एक साथी का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। अब आप उसकी मदद कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने, चीख चीख कर गिरने वाले को उत्साहित करते रहेंगे ऊपर आने के लिए। दूसरा, समय और हालात पर सब छोड़ देंगे। तीसरा, गिरने वाले के लिए अफसोस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। या चौथा, फ़ौरन आप आसपास वालों को जमा करेंगे और गिरने वाले को ऊपर लाने हेतु एक रस्सी नीचे डालेंगे। तो ये तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है। इस कहानी का ये मतलब है कि नीचे गिरना कोविड के कारण बच्चों के गिरने की हानि हुई है। नीचे गिरा व्यक्ति हमारे सभी बच्चे हैं जिनका लर्निंग लॉस हुआ है। तीसरा रस्सी है जो कि उपचारात्मक शिक्षण को शो कर रहा है। और मिलकर ऊपर खींचने वाले लोग हैं हमारे शिक्षक, माता पिता एवं समुदाय। रस्सी खींचने में सबसे आगे खड़ा व्यक्ति जो सभी को निर्देश दे रहा है वो हमारा स्कूल लीडर यानी कि प्रधान अध्यापक। ये प्रधान अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लर्निंग लॉस हुआ है वो बच्चों का पूरा कर सके। एक कमांडर के रूप में आपकी भूमिका है विद्यालय के सभी बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें, दिशा निर्धारण करें, एक रोड मैप बनाएं और उसके अनुसार त्रैमासिक छमाही स्तरीय योजना बनाएं। मोटिवेटर का काम करें, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच अच्छे कार्यों की परस्पर सराहना करें, आत्मविश्वास पैदा करें, विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन बनाएं। योजना निर्माणकर्ता आप ही हैं। बच्चों के लर्निंग गैप के स्तर को समझें, शिक्षकों के साथ मिलकर सही योजनाएं बनाएं। शिक्षकों के साथ उपचारात्मक शिक्षण कक्ष स्तर पर लागू करने हेतु कौन सी योजना प्रभावी है कौन सी नहीं, इसका विश्लेषण करते रहें। कमांडर के रूप में आपकी और भी भूमिका है। रिसोर्स प्रोवाइडर हैं आप। विभाग द्वारा भेजी गई TLM सामग्री, हैंडबुक, वर्कबुक जैसे ध्यान आकर्षण, आधारशिला, समृद्ध हस्त पुस्तिका आदि के उपयोग पर ध्यान दें। ट्रेनर, विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित करना। संगठनकर्ता यानी कि मोबिलाइज़र, अभिभावकों, SMC सदस्यों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए संगठित करना और बच्चों को विद्यालय में प्रतिदिन भेजने के लिए उसके महत्व को समझाना। आप एक प्रभावी कमांडर कैसे बनेंगे। उपचारात्मक शिक्षण केवल किसी चीज़ को दोहराना या पढ़ाना नहीं है। आप एक प्रभावी कमांडर बनने के लिए शिक्षकों में आपसी सहयोग सुनिश्चित करें। इसके बाद शिक्षण को कक्ष के बाहर भी लेकर जाएं। जो बातें बच्चे क्लास में नहीं सीख पाते, स्कूल विजिट के दौरान वो सीख लेते हैं। आप एक प्रभावी कमांडर कैसे बनेंगे, इसके लिए समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति की भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी शिक्षकों, माता पिता एवं बच्चों को लगातार अभिप्रेरित करते रहें। फिर रुकना ही क्यों है, आज से ही हम इसकी शुरुआत करें। बच्चों का लर्निंग गैप कम करें। इस प्रकार हम अपने प्रदेश को बनाएं प्रेरक प्रदेश। जो हमारा उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश,
हमारे बच्चों का लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस को हम कम कर पाएँ, उनको पढ़ाई में फिर से अपने स्तर पर ला पाएँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।